नमस्कार सभी साथियों को स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी विद पीके में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में क्या है, जो भी हरियाणा प्रदेश के अंदर क्या है, एचकेआरएल डिपार्टमेंट के अंदर क्या है, हरियाणा प्रदेश में कार्य कर रहे थे। इसमें क्या है, लगभग क्या है 1,20,000 कर्मचारी क्या है एचकेआरएल के थ्रू क्या है काम कर रहे थे। उनके लिए क्या है, हरियाणा प्रदेश की सरकार के द्वारा क्या है एक एक्ट बना दिया गया है उनको क्या है नियमित करने का, यानी कि उनको क्या है जॉब सिक्योरिटी देने का क्या है एक एक्ट क्या है हरियाणा प्रदेश की सरकार के द्वारा क्या है बना दिया गया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, हरियाणा एक्ट नंबर 17 ऑफ 2024, द हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट 2024। तो फ्रेंड्स, इस एक्ट में उनको जॉब के साथ साथ क्या अन्य लाभ मिलेंगे, उनको इनकी सैलरी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और उनको जैसे जो भी मेडिकल जो है अलाउंसेस मिलते हैं वो कौन-कौन से अलाउंस मिलेंगे। उसके बाद उनको वेतनमान में क्या वृद्धि होगी। उसके बाद जो मातृत्व यानी कि जो मैटरनिटी लीव होती है वो उनको मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, या जो भी क्या अन्य लाभ जो नियमित कर्मचारियों को मिलते हैं उनमें से कौन-कौन से लाभ क्या है उनको दिए जाएँगे। उसके बाद इसमें जो हरियाणा गेस्ट टीचर का था उसके बारे में भी क्या है थोड़ा-सा एक अमेंडमेंट किया गया, उसमें क्या संशोधन किया गया, उसके रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे कि उसमें क्या पॉइंट है। तो फ्रेंड्स, वीडियो के साथ जुड़े रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं, ठीक है? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं इस एक्ट के बारे में क्या-क्या इसमें जानकारी है, क्या-क्या इसमें बताया गया है। जैसा कि सबसे पहले तो आप जैसे इस एक्ट के बारे में पढ़ोगे, सबसे पहले तो इस एक्ट का क्या नाम दे रखा है यहाँ पर, जैसे जो एक्ट का नाम है वो दे रखा है। उसके बाद ये एक्ट कब डिक्लेयर किया उसकी डेट दे रखी है। जैसे यहाँ पर देख सकते हो 6 दिसंबर 2024 को क्या है इसकी डेट दे रखी है। हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा क्या है इसको एक्ट बनाया गया है, सर्विस एक्ट। तो सबसे पहले यहाँ पर आप जैसे ये देखोगे, यहाँ पे क्या डेफिनेशन वगैरह दे रखी है। जैसे कि एक्ट का नाम क्या है, हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय इट शैल बी डीम्ड टू बी कम इनटू द फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 14 अगस्त 2024 से क्या है ये वैलिड हो जाएगा, यानी कि 14 अगस्त 2024 से क्या है लागू हो गया है। इट शैल बी एक्सटेंडेड टू द होल ऑफ द स्टेट ऑफ हरियाणा। इसमें बता रखा है कि ये क्या पूरे हरियाणा प्रदेश की राज्य के लिए है, ये उन पे क्या लागू होगा ये। उसके बाद यहाँ पर क्या है कुछ डेफिनेशन दे रखी है इसके रिगार्डिंग। जैसे कि यहाँ पर क्या है अपॉइंट डेट दे रखी है। अपॉइंट डेट का मतलब क्या है 15 अगस्त 2024, यानी कि इसी तिथि से क्या है बंदे को माना जाएगा। जैसे कोई अगर कर्मचारी कार्य कर रहा है और उसे 15 अगस्त 2024 तक क्या है उसे अगर 5 साल उसको हो गई हैं, तो उसको क्या है जॉब सिक्योरिटी एक्ट के तहत क्या है उसे जॉब सिक्योरिटी मिल जाएगी। तो अपॉइंट डेट दे रखी है। ऐसे यहाँ पर क्या है अपॉइंटिंग अप्रोप्रिएट अथॉरिटी दे रखी है, यानी कि जिसको क्या है हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से क्या है हरियाणा प्रदेश की जो सरकार है उन्होंने क्या है अपॉइंट कर रखा हो अथॉरिटी को। उन्होंने क्या है उसको पावर दे रखी हो कि आप क्या है वो जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी मानी जाएगी जिसको क्या है गवर्नमेंट ने अप्रूव कर रखा हो। ऐसे यहाँ पर क्या अपील अथॉरिटी दे रखा है, यानी कि जिस भी विभाग में आप अप्लाई करोगे वो अपील अथॉरिटी हो गई। उसमें भी क्या है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा जो हरियाणा प्रदेश सरकार के द्वारा क्या है अप्रूव किया गया हो। उसके बाद एलिजिबल कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय यहाँ पर दे रखा है, कौन एलिजिबल कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय होगा उसके बारे में दे रखा है। जिसे क्या है इंगेज या कॉन्ट्रैक्ट बेस पर क्या है किसी भी जो सरकारी विभाग है उसमें क्या है काम अपॉइंट डेट तक, यानी कि जो अपॉइंट डेट बता रखी है 15 अगस्त 2024, जब तक क्या है उसे कार्य करने के लिए क्या है विभाग में कार्य कर रहा हो या लगाया गया हो उसे। तो ऐसे यहाँ पर क्या डेफिनेशन दे रखी है। उसके बाद हम जो थर्ड पॉइंट देख लेते हैं जिसमें जो इम्पोर्टेंट है, यानी कि एलिजिबिलिटी कंडीशन, यानी कि जो क्या है पात्रता है, यानी कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय माना जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसमें हम देख लेते हैं पॉइंट। जैसे कि मैं आपको एक बार बताना चाहूँ, जैसे द एलिजिबल कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय शैल बी एन एम्प्लॉय हु, यानी कि कौन सा कर्मचारी क्या है एलिजिबल क्या है इसके अंतर्गत क्या है माना जाएगा। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हम देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हो हैज बीन एंगेज्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बाय द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड इज इन द सर्विस ऑफ सच गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑन द अपॉइंट डेट एंड रिसीविंग रिम्यूनरेशन अप टू 50,000 पर मंथ, यानी कि ऐसा कर्मचारी जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर क्या है किसी सरकारी विभाग में क्या है कार्यरत हो, और वह क्या है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा क्या है अपॉइंट डेट यानी कि 14 अगस्त जो 15 अगस्त 2024 है उस डेट तक क्या है कार्य कर रहा हो, और उसको क्या है लगभग क्या है 50,000 या 50,000 से कम का जो क्या है वो पारिश्रमिक क्या है वेतन क्या है वह हर महीने का क्या है प्राप्त कर रहा हो, ऐसा कर्मचारी क्या एलिजिबल माना जाएगा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय के लिए। उसके बाद हम सेकंड पॉइंट में देख लेते हैं। इज डिप्लॉयड बाय द हरियाणा कौशल रोजगार निगम अंडर द डिप्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल पर्सन पॉलिसी 2022
एंड इज इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑन द अपॉइंट डेट। यानी कि वह क्या है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंतर्गत क्या है, सरकारी विभाग में क्या है, जो ये पॉलिसी बना रखी थी कॉन्ट्रेक्चुअल पॉलिसी 2022 के अंतर्गत कार्य कर रहा हो और उसको कार्य पर लगा रखा हो, और अपॉइंट डेट तक क्या है वह उसमें कार्य में क्या है, उस कार्य को कर रहा हो विभागों में, तो वो भी क्या है कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय के अंतर्गत क्या है, एलिजिबल माना जाएगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट कौन सा है, समय को लेकर, टाइम को लेकर कि कितना टाइम उसको क्या है विभाग में हो जाना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, हैज कंप्लीटेड एटलीस्ट 5 ईयर सर्विस इन द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑन फुल टाइम बेसिस ऑन द अपॉइंट डेट। यानी कि अपॉइंट डेट तक क्या है उसे सरकारी विभाग में कार्य करते करते 5 साल क्या है पूरे हो जाने चाहिए, जब भी वह क्या है एलिजिबल माना जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो एक्सप्लेनेशन दे रखा है, स्पष्टीकरण दे रखा है कौन सा टाइम माना जाएगा। द पीरियड ऑफ सर्विस shall be considered as the period for which remuneration was made directly or indirectly by the government organization to be eligible contractual employee and shall include period of any leave applied approved by competent authority। इसका मतलब क्या है, उन्होंने ये बोला है यानी कि जो भी कर्मचारी कार्य कर रहा है उसको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या है प्रत्येक माह का क्या है वेतनमान क्या है मिलना चाहिए। यानी कि यहाँ पीरियड ऑफ सर्विस शैल बी कंसीडर्ड, वो सर्विस कंसीडर की जाएगी जिसके अंतर्गत क्या है उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या है वेतनमान क्या हर महीने का मिला होना चाहिए। और इसके अंतर्गत क्या है वह छुट्टियां भी गिनी जाएंगी जो क्या है जो जहां पर वह कार्य कर रहा है उनके द्वारा अप्रूव छुट्टियां उसे दी गई हैं, तो वह उन छुट्टियों का टाइम भी क्या है इसमें क्या है काउंट किया जाएगा। तो इसमें इस पॉइंट में ये बात की गई है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है उसको हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ एंगेजमेंट अ कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हु हैज रिसीव्ड अ रेम्युनरेशन फॉर एटलीस्ट 240 days in a calendar day shall be deemed to have worked for the entire year। यानी कि ऐसा कर्मचारी जिसको अगर हम उसके ईयर्स को कैलकुलेशन करें तो उसको क्या लगभग क्या है 240 दिन का, यानी कि 240 दिन का क्या है वेतनमान उसे क्या है पूरे जो वार्षिक वर्ष में क्या है उसे मिला होना चाहिए। और ये भी क्या है पूरा क्या है उसको जो टाइम उसका काउंट किया जाएगा, यानी कि उसको अगर 240 दिन का वेतनमान पूरे साल में लिया है तो उसका क्या है वो भी क्या है कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय क्या है माना जाएगा। उसके बाद इसमें 2-4 पॉइंट ये दे रखे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन सा कर्मचारी क्या है जो एलिजिबल नहीं माना जाएगा, यानी कि बट शैल नॉट बी इंक्लूड एन एम्प्लॉय हु, कौन सा कर्मचारी नहीं माना जाएगा। तो इसमें साफ साफ क्लियर उन्होंने पॉइंट दे रखा है, हैज बीन एंगेज अंडर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम पेड इन द पार्ट ऑफ फुल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि कोई भी क्या है कोई सर जो केंद्रीय सरकार द्वारा क्या है किसी स्कीम के तहत क्या है हरियाणा गवर्नमेंट में क्या है लगा दिया गया होगा वह कर्मचारी क्या है इसमें काउंट नहीं किया जाएगा। उसके बाद हैज बीन एंगेज ऑन ऑनरेरियम बेसिस, यानी कि किसी को क्या है मानोदय करने के लिए क्या है किसी डिपार्टमेंट में क्या है लगा दिया जाता है तो वो कर्मचारी भी क्या है इसमें नहीं गिना जाएगा। हैज बीन पेड रिम्यूनरेशन फॉर सर्विस रेंडर्ड ऑन अ पार्ट टाइम बेसिस बाय द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और यानी कि वह कर्मचारी जिसको क्या है पार्ट टाइम बेसिस पर क्या है किसी सरकारी विभाग में क्या लगा दिया होगा वह कर्मचारी भी क्या इससे बाहर होगा। उसके बाद हैज अटेंड द एज ऑफ 58 ईयर्स ऑन द अपॉइंटेड डेट, यानी कि जिस भी कर्मचारी ने क्या है अपॉइंट डेट तक क्या है 58 ईयर्स की क्या है अपनी क्या है जो एज पूरी कर ली हो तो वह कर्मचारी भी क्या है इससे बाहर हो जाएगा। उसके बाद has been terminated or removed by the appropriate authority on before of the date commencement of this act। यानी कि इस एक्ट के कमेंस इस एक्ट के बनने से पहले जिस भी कर्मचारी को क्या है जो अथॉरिटी थी उसके द्वारा क्या है निकाल दिया गया हो या टर्मिनेट कर दिया गया हो, ऐसा कर्मचारी भी क्या है जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है उसकी जो पात्रता है उससे क्या है बाहर हो जाएगा। तो यही इसमें क्या है पॉइंट दे रखे थे। उसके बाद एक यहाँ पर देख सकते हो आप, टीनर ऑफ एंगेजमेंट द एलिजिबल कॉन्ट्रेक्चुअल शैल कंटिन्यू टू वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन टिल अटेन्स द एज ऑफ सुपरएनुएशन। यानी कि वह जो कर्मचारी है कब तक कार्य करेगा, यानी कि जब तक वह क्या है अपने 58 साल की उम्र तक को क्या है पूरी नहीं कर लेता, जब तक वह उसमें जब तक उसकी सर्विस है जब तक वह अपना क्या है विभाग में क्या कार्य करता रहेगा उसके बारे में बता रखा है। उसके बाद इन्होंने बता रखा है रेम्युनरेशन, यानी कि जो पारिश्रमिक यानी कि जो उसे वेतनमान मिलेगा उसके बारे में पॉइंट दे रखे हैं। तो ऐसे करके हर एक पॉइंट इसमें अलग अलग दे रखा है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, द एलिजिबल कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय शैल रिसीव अ कंसोलिडेटेड मंथली रेम्युनरेशन इक्वल टू द एंट्री पे इन द पे लेवल ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पोस्ट अलोंग विद द एडिशनल रेम्युनरेशन
एंड स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल बेस्ड ऑन द सर्विस ऑफ ईयर रेंडर्ड इन द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इस पॉइंट का पहले का मतलब क्या है, यानी कि जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल एलिजिबल कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय होगा उसको क्या है, एक जो सैलरी फिक्स कर रखी है पोस्ट के अकॉर्डिंग, वो सैलरी क्या है उसको मिलेगी। उसके साथ साथ उसको क्या है एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या मिलेंगे, वो क्या है फर्स्ट शेड्यूल में दे रखे हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, फर्स्ट शेड्यूल का यहाँ पर उन्होंने नोटिफिकेशन में दे रखा है। जैसे ये हो गया फर्स्ट शेड्यूल है, इसके बारे में बता रखा है। इस पॉइंट को ध्यान से समझिए आप। इसमें क्या है, इसमें इन्होंने ये बोल रखा है कि जिस भी कर्मचारी को क्या है नियत तिथि है, यानी कि जो डेट बता रखी है उन्हें 15 अगस्त 2024, यानी कि इस तिथि तक उसने क्या है लगभग क्या है 10 साल से ज्यादा क्या है किसी सरकारी विभाग में क्या है कार्य किया हुआ है। तो उस कर्मचारी को क्या है जो उसको सैलरी मिल रही है उस जिस भी पोस्ट पर वो है, उसको क्या है 15% का क्या है एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या है उसको सैलरी में क्या है दिया जाएगा। उसी के साथ साथ अगर किसी को क्या है ओवर 8 ईयर्स बट अप टू 10 ईयर्स, यानी किसी को क्या है 15 अगस्त 2024 तक क्या है 8 साल, या 8 साल से क्या है 10 साल तक हो गई है, तो उसको क्या है 10% का जो एंट्री पे लेवल में क्या है एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाएगा। और अगर जिसी कर्मचारी को क्या है 5 साल हो गई है, 5 से 8 साल तक हो गई है, उसको क्या है 5% का क्या है जो एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या है सैलरी में क्या है दिया जाएगा। तो यह क्या है उन्होंने क्या है ये उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट देने के लिए ये एक पॉलिसी बनाई है। तो जिसमें आप पूरा ये अ, आपने टेबल बना रखा है, आप इसमें क्या है देख सकते हो। यहाँ पर क्या है 10 साल से ऊपर, यहाँ 10 साल तक, 8 से 10 साल तक, और यहाँ पे क्या है 5 से 8 साल तक 15%, 10% और 5% का क्या रेमुनरेशन क्या है वह दे रहे हैं। उसके साथ साथ ही हम इसमें यहाँ पर देख लेते हैं जो उन्हें और एक्स्ट्रा बेनिफिट दिए जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो हेल्थ केयर बेनिफिट एज नोटिफाइड अंडर द प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएमजे चिरायु एक्सटेंशन स्कीम और रिवाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। कुल मिला के क्या है उन्होंने ये बोला है कि जो हेल्थ केयर बेनिफिट्स होते हैं उनको क्या है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, यानी कि जो एक सेंटर स्कीम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके तहत यानी कि चिरायु एक्सटेंशन स्कीम के तहत वह अपने आश्रितों व अपना 5 लाख तक का क्या है जो किसी भी जो पैनल में हॉस्पिटल होंगे वहां से क्या है वे इलाज क्या है करवा सकते हैं। ये भी क्या है उनको बेनिफिट दिए जा रहे हैं। उसके बाद डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी एट इक्विवेलेंट रेट्स स्पेसिफाइड इन द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 सेंट्रल, यानी कि ये एक्ट का नाम दे रखा है। इसके तहत क्या है उनको क्या है डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी भी क्या है सरकार की प्रदेश सरकार के द्वारा क्या है दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो मैटरनिटी बेनिफिट एज पर प्रोविजन ऑफ द कोड ऑन सोसाइटी, यानी कि जो मैटरनिटी बेनिफिट्स होते हैं वो भी उनको क्या है दिए जाएंगे। यहाँ पर क्या है सेंट्रल का जो एक्ट है उसको शो कर रखा है, उसमें अगर आप पूरी जानकारी चाहिए तो आप इस एक्ट को जाकर देख सकते हो। जो बेनिफिट इस एक्ट में मिल रहे होंगे वो भी क्या है आपको क्या है कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय को क्या है मिलेंगे। उसके बाद बेनिफिट्स ऑफ एक्स ग्रेशिया, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो बेनिफिट्स ऑफ एक्स ग्रेशिया कंपैशनेट फाइनेंशियल असिस्टेंस और कंपैशनेट अपॉइंटमेंट इन हरियाणा कौशल रोजगार निगम इन अकॉर्डेंस विद सच पॉलिसी एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि जो पॉलिसी उन्होंने क्या एक्स ग्रेशिया की बना रखी है उसके जो बेनिफिट्स हैं वो भी क्या है उनको क्या है कर्मचारियों को क्या है दिए जाएंगे। तो कुल मिला के क्या इन्होंने क्या है इन्होंने इस जो एक्ट में क्या है सभी चीजों को क्या है जिक्र किया हुआ है, जो भी उनको क्या लाभ दिए जाएंगे आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो एक चीज और है इसमें, यानी कि उनको क्या है वेतन के साथ क्या है जो महंगाई भत्ता होता है डीए होता है वो भी क्या है उनको क्या है जनवरी और जुलाई के जो फर्स्ट वीक में क्या है दिया जाएगा। जैसे कि ये फोर्थ पॉइंट है, इसको आप देख सकते हो ये वाला, इसमें उन्होंने क्या क्लियर दे रखा है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो द कंसोलिडेटेड मंथली रेमुनरेशन शैल बी इंक्रीज विद इफेक्ट फ्रॉम द फर्स्ट। हाँ जैसे कि आप यहाँ पर देख ही रहे हो उनको क्या है जनवरी डे ऑफ फर्स्ट डे ऑफ जनवरी एंड फर्स्ट डे ऑफ क्या जुलाई एवरी ईयर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द इंक्रीज इन डियरनेस अलाउंस, यानी कि उनको क्या महंगाई भत्ता भी क्या है जनवरी के फर्स्ट वीक में और जुलाई के फर्स्ट वीक में क्या है दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पॉइंट दे रखे हैं, जैसे यहाँ पर देख सकते हो पावर टू शेड्यूल, इसमें क्या है गवर्नमेंट को क्या पावर है वह क्या है अगर इसमें कोई चेंज करना चाहती है कोई अमेंडमेंट करना चाहती है तो वह क्या है इसमें कर सकती है। उसके बाद डिसिप्लिन पेनल्टी अपील्स अदर मैटर्स, यानी कि कोई भी आपको अगर इस एक्ट के तहत आपको लाभ नहीं मिल रहे हैं तो आप उसके लिए क्या है उनको बोल सकते हो, और क्या है जो हेड ऑफिस बना रखा है वहां पर जाकर भी आप उनकी शिकायत कर सकते हो, उसके लिए भी बता रखा है।
पावर टू रिमूव डिफिकल्टी, इसके बारे में पॉइंट दे रखे हैं। ये भी क्या है, गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है इसके रिगार्डिंग भी। तो एक्ट में जो भी उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं उसके बारे में दे रखे हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, यानी कि हर चीज जो एक्ट बनाया है उसमें क्या है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, उसके बारे में भी क्या है इसमें दे रखा है। उसके बाद इसमें लास्ट में हम क्या है एक ये पॉइंट देख लेते हैं, जो अमेंडमेंट ऑफ हरियाणा गेस्ट टीचर्स को लेकर क्या, इसमें हम देख लेते हैं कि जो भी क्या है अमेंडमेंट ऑफ हरियाणा गेस्ट टीचर सर्विस एक्ट 2019 में क्या कोई अमेंडमेंट किया गया है उसके बारे में भी इसमें क्या दे रखा है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो इन फर्स्ट पॉइंट जो इन सेक्शन 4 ऑफ द हरियाणा गेस्ट टीचर्स सर्विस एक्ट 2019, यानी कि जो इन्होंने बोल रखा है सेक्शन 4 में क्या है हरियाणा गेस्ट टीचर एक्ट बना रखा था, हरियाणा अतिथि अध्यापक सर्विस एक्ट बना रखा 2019 का है। इसमें क्या था, हियर इन आफ्टर कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्ट, इसको क्या है अब क्या है मूल अधिनियम क्या है अब से कहा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दे रखा सच कंसोलिडेटेड ऑनरियम शैल नॉट एक्सीड द मिनिमम ऑफ पे स्केल एट द लोवेस्ट ग्रेड इन द रेगुलर पे स्केल एक्सटेंडेड टू कॉरस्पॉन्डिंग रेगुलर टीचर ऑफ द डिपार्टमेंट शैल बी ओमिटेड। इसमें क्या बोला है इस पॉइंट में, इन्होंने इस पॉइंट में यह बोला है कि इसमें जो हरियाणा के जो क्या है नियमित टीचर्स थे उनका जो वेतनमान होता है उसमें जो सबसे निचला स्तर होता है, यानी कि जो नियमित वेतनमान जो होता है नियमित ग्रेड पे होता है उसमें से जो निचला ग्रेड पे होता है उससे क्या है ज्यादा नहीं होगा, किसी भी कॉन्ट्रेक्चुअल जो गेस्ट टीचर्स है उनका जो वेतनमान है उससे क्या है ज्यादा नहीं होगा, यानी कि उसके बराबर उससे वेतन हो सकता है लेकिन उससे क्या है ज्यादा नहीं होगा। इस जो एक्ट में क्या है यही बात बोली गई है, यानी कि जो परमानेंट जो टीचर्स हैं यानी कि रेगुलर जो टीचर्स हैं उनका जो वेतनमान होता है उसमें जो सबसे निचला ग्रेड स्तर होता है जैसे कि तो वो मेरे हिसाब से 35,400 ही होता है, तो वो उससे क्या है ज्यादा नहीं होगा। तो इसमें क्या है इन्होंने ये बोल रखा है गेस्ट टीचर्स का। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है ये वाला जो पॉइंट है इसमें इन्होंने क्या बोला है इसमें भी हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है आफ्टर सेक्शन ऑफ 4 ऑफ द प्रिंसिपल एक्ट द फॉलोइंग सेक्शन शैल बी इंसर्टेड नेमली। तो इस पॉइंट पे क्या उन्होंने बोला है, यानी कि जो मूल अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत क्या है इसमें क्या है एक धारा स्थापित सेक्शन, इसमें क्या है अमेंडमेंट किया गया है, क्या अमेंडमेंट किया गया है इसमें क्या जोड़ा गया है, इसमें उन्होंने क्या है 4A, यानी कि पहले 4 थी इसमें क्या है 4A के जो अन्य लाभ है, यानी कि 4A के अंतर्गत जो अन्य लाभ मिलते हैं उनके बारे में बोला गया वो गेस्ट टीचर को दिए जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो आ गेस्ट टीचर शैल बी एलिजिबल टू रिसीव द बेनिफिट्स अंडर सेक्शन क्या है 2, 3, 4 एंड 5 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल टू द हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय सर्विस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ सर्विस विद इफेक्ट फ्रॉम द अपॉइंटेड डेट, यानी कि इन्होंने क्या है जो फर्स्ट शेड्यूल दे रखा था जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय का उसके तहत क्या है 2, 3 और 4, यानी कि इसके बेनिफिट्स भी क्या है जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय को मिल रहे थे ये भी क्या है जो गेस्ट टीचर्स है उनको क्या है दिए जाएंगे, यानी कि और कौन सी डेट से अपॉइंट डेट से क्या है उनको क्या है ये जो बेनिफिट्स हैं उनको भी क्या है गेस्ट टीचर्स को दिए जाएंगे। तो कुल मिला के क्या है इसमें यही नोटिफिकेशन में क्या है यही अमेंडमेंट थी और यही नोटिफिकेशन में वो थी जानकारी इसमें। तो फ्रेंड्स ऐसी और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा दोस्तों।